हेलो बच्चों, देखिए कल हमने आपको 9th और 10th में 9th में जैव जीवन विविधता और 10th में प्राणी जगत का वर्गीकरण के विषय में ही पढ़ाया था और इसमें संघ हमने लिया था पाठों को। आज हम संघ नंबर 9 के विषय में बताएंगे और उसका नाम है मोलस्का। संघ मोलस्का। संघ मोलस्का में जो जंतु आते हैं वो कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं। मोलस्का लैटिन भाषा का शब्द है। मोलस्का, मोलस्क मीन्स सॉफ्ट, कोमल, इसलिए इन्हें हम कोमल शरीर वाले जंतु भी कहते हैं। संघ मोलस्का के जंतु। इस संघ के सदस्यों के विषय में सबसे पहले काफी सदस्यों के विषय में अरस्तु ने बताया था, इनका विवरण दिया था। उस समय तक इनको संघ मोलस्का में नहीं रखा गया था, पर इन जंतुओं के विषय में वर्णन कर चुके थे अरस्तु। इसके बाद सन 1650 में जॉन स्टोन नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इन सभी जंतुओं को संघ मोलस्का के अंतर्गत रखा। दूसरा बड़ा संघ है ये। जैसे अब हमने बताया था कि सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, ऐसे ही मोलस्का संघ में बहुत सारे जंतु आते हैं, बहुत सारे जातियां आती हैं और इसीलिए इसको दूसरा बड़ा संघ कहा जाता है जंतु जगत का। कॉन्कोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संघ मोलस्का के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, मोलस्क का अध्ययन किया जाता है, उसे कॉन्कोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं इनकी विशेषताओं पर कि इनकी विशेषताएं क्या है। देखिए सबसे पहली विशेषता तो इनकी ये, हम सीरियल से लेते हैं कि आवास कैसा है इनका। ये अधिकांशतः जंतु समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जंतु कहलाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो नम भूमि पर चलते हैं। दूसरी इनकी मुख्य विशेषता जो है वो ये है कि इनके शरीर के ऊपर एक कठोर कवच पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो दूसरी मुख्य विशेषता है संघ मोलस्का के जंतुओं की कि इनका शरीर कोमल होता है, परंतु कोमल शरीर एक कठोर कवच के द्वारा ढका हुआ होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट कि शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, परंतु कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि जो शिशु अवस्था में तो इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, परंतु वयस्क होने पर ये असममित हो जाते हैं। इनके शरीर कैसा हो जाता है? असममित। इनका शरीर सिर, पाद और अंतरांगों में बटा हुआ होता है। शरीर के जो मुख्य भाग होते हैं वो क्या होते हैं? सिर, पाद और अंतरांग। देहगुहा, इनमें देहगुहा होती है, परंतु कुछ विशेष अंगों के चारों ओर, जैसे हृदय के चारों ओर, उत्सर्जी और जनन अंगों के चारों ओर देहगुहा पाई जाती है। गमन यानी कि इनमें प्रचलन कैसे होता है? गमन के लिए इनमें एक मांसल और पेशी युक्त पाद पाया जाता है जो इनकी अधर सतह पर स्थित होता है, उसके द्वारा इनमें गमन होता है। पाचन तंत्र, इनमें पाचन तंत्र पूर्ण विकसित पाया जाता है, परंतु इनका पाचन तंत्र, इनमें जो आहार नाल होती है वो यू के आकार की होती है। कुछ जंतुओं में यू के आकार की और कुछ जंतुओं में कुंडलित होती है। ये उनकी पाचन तंत्र में आहार नाल की विशेषता है। मुख इनमें होता है और मुख में भोजन को चबाने के लिए एक, जिसे हम रेती जीवा भी कहते हैं, रेडुला विशेष अंग पाया जाता है, जिसे रेडुला कहते हैं। इसके द्वारा ही भोजन को कुचला जाता है, कतरा जाता है, चबाया जाता है। पाचन ग्रंथियां, पाचन तंत्र मैंने आपको बताया कि पूर्ण विकसित होता है, तो इसमें पाचन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं और यकृत भी उपस्थित होता है।
श्वसन इनमें क्लोम के द्वारा, जो जलीय जंतु हैं उनमें तो क्लोम के द्वारा, जो भूमि पर मैंने बताया कि नम भूमि पर रहते हैं उनमें श्वसन लंग्स के द्वारा भी होता है। इनमें क्लोम या टीनिया के द्वारा भी श्वसन होता है। परिसंचरण कुछ जंतुओं में खुला प्रकार का होता है और कुछ जंतुओं में बंद प्रकार का होता है। इनका रुधिर रंगहीन होता है, परंतु इनमें हीमोसाइनिन नामक एक श्वसन रंगक पाया जाता है, रंगा पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण ही इनका रंग, रुधिर का रंग नीला और हरा भी होता है। उत्सर्जन वृक्क किडनी के द्वारा होता है, मेटानेफ्रीडिया द्वारा होता है और एक केवर ग्रंथि होती है उसके द्वारा भी होता है। इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, संवेदी अंग भी विकसित होते हैं जैसे नेक, स्टेटोसिस्ट और ऑस्ट्रेलिया, ये उपस्थित होते हैं, ये संवेदी अंग होते हैं। ये जंतु एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसलिए इनमें जनन लैंगिक सेक्सुअल प्रकार का होता है। निषेचन इनमें आंतरिक और बाह्य दोनों का प्रकार का होता है। कुछ जंतुओं में आंतरिक होता है, कुछ जंतुओं में बाह्य होता है। उदाहरण है जैसे घोंघा, जिसको हम पाइला भी कहते हैं, यूनियो जिसे हम सीप कहते हैं, कौड़ी, ऑक्टोपस, बहुत सारे जंतु हैं, समुद्र में बहुत जंतु पाए जाते हैं, तो ये आते हैं संघ मोलस्का के अंतर्गत। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। संघ मोलस्का कोमल शरीर वाले जंतु इसमें होते हैं, परंतु कोमल शरीर को सुरक्षा देने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कवच इनमें पाया जाता है। ज्यादातर समुद्र में पाए जाने वाले जंतु हैं, कुछ नम भूमि पर भी समुद्र के किनारे रेत में रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य मुख्य विशेषता जो है, इनमें चलन अंग जो पाया जाता है वो मांसल और पेशीय पाया जाता है और अधड़ सतह पर स्थित होता है। शरीर से पाद और अंतरांगों में बटा हुआ होता है। रुधिर परिसंचरण दोनों तरह का पाया जाता है, कुछ जंतुओं में खुले प्रकार का, कुछ जंतुओं में बंद प्रकार का। रुधिर रंगहीन, परंतु श्वसन रंगा हीमोसाइनिन की उपस्थिति के कारण उसका रंग नीला और हरा भी होता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया। जनन लैंगिक, निषेचन आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का पाया जाता है। तो इस प्रकार ये संघ मोलस्का की विशेषताएं हैं जो 9th और 11th दोनों के लिए उपयोगी हैं। इससे आगे हम अगला संघ पढ़ाएंगे इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा तक जो संघ आते हैं ये नॉन कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा तक सारे संघ कैसे हैं? नॉन कोऑर्डिनेट। तो अगली वीडियो में हम पहले इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच की संयोजक कड़ी प्रोटोकोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे और फिर नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में अंतर बताएंगे। थैंक यू।